तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लास्ट क्लास तुम लोगों ने की थी उसमें बेसिकली अल्कोहल्स फिनॉल्स का जो बेसिक क्लासिफिकेशन होता है उनसे रिलेटेड उनका जो नॉमेनक्लेचर होता है हमने उस पर बात की थी। वैसे तो नॉमेनक्लेचर आप ऑलरेडी 11वीं कक्षा में पढ़कर बैठे हो। IUPAC एक पूरा अलग से चैप्टर पढ़ाया था। वो इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि जब हम लोग 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करें तो उस 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करते वक्त कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये OH क्या होता है, अरे मेथनॉल क्या होता है, ये सब ना पता हो, ताकि वो सारी चीज़ें तुम्हें पहले से पता हो। इसीलिए आपको 11वीं कक्षा में IUPAC एक अलग से चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ाया गया था। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा अल्कोहल फिनॉल्स का, ठीक है, बेसिक उनके नॉमेनक्लेचर देखे। तो आज उसी से रिलेटेड नोट्स मार्किंग कर लेते हैं। कैसा है, साथ साथ में पढ़ते जाओ, उससे रिलेटेड नोट्स मार्किंग करते जाओ तो चीज़ें समझ में भी आती हैं कि क्या टॉपिक है और कितना लर्न करना है। अदरवाइज सोचोगे क्या बाद में कर लेते हैं, तो बाद बेसिकली बाद में आता ही रहता है और आता ही नहीं है। खैर चलो, तो अभी सबसे पहला पार्ट आता है मार्किंग करने के लिए, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। तो अभी यहाँ पर आपको पेपर में कैसा पूछा जा सकता है, डिफाइन अल्कोहल्स, ठीक है। आपको पेपर में जो चीज़ पूछी जा सकती है वो पूछा जा सकता है डिफाइन अल्कोहल्स। तो मार्किंग मैंने कर दी है यहाँ से लेके यहाँ तक। अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच टू अ सैचुरेटेड कार्बन एटम, और ये फलाना सा डायग्राम है ना, बराबर। तो बस हो गया, क्वेश्चन ख़त्म। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिएगा और इसको लिख दीजिए डिफाइन अल्कोहल्स। तो ये हो गया आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 कोई तुमसे पूछेगा तो ये रहेगा डिफाइन अल्कोहल्स, ठीक है, ओके। और उसके बाद एक और चीज़ आ सकती है वाटर फिनॉल्स, ठीक है। तो फिनॉल्स के इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए के आगे में लिख देना व्हेन अ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, फिर उसके बाद ईज लगा देना, डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है, बराबर, डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, देन दैट सिस्टम या फिर देन दैट एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, देन दैट एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, ठीक है, इज नोन एज फिनॉल। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली आपका OH जुड़ा हो तो उसको बेसिकली क्या कहते हैं, फिनॉल। और ये रहा फिनॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ से ये पूछा जाएगा डिफाइन फिनॉल्स। तो अगर डिफाइन फिनॉल्स पूछा जाए तो आगे कैसे कंटिन्यू करना है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात ये आएगी कि वाटर एरोमेटिक अल्कोहल्स, ठीक है, वाटर एरोमेटिक अल्कोहल्स। अब इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ गया तो अगर OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है, जैसे कि इन केसेस में देखो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है, ये देखो OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से, OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से, तो ये सारे के सारे लोग फिनॉल्स की कैटेगरी के लोग हैं। अगर OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई तू तो फिनॉल की कैटेगरी का है। लेकिन अगर वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से ना जुड़े, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली ना जुड़े, कैसे जुड़े, देखो इस तरीके से कुछ, ये वाला एग्जांपल देखो कैसा है। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा है और कार्बन से फिर OH जुड़ा है। तो एक स्टूडेंट को गलती से ऐसा लग सकता है कि अरे अरे मैडम देखो ये भी फिनॉल है, बेंजीन रिंग और OH, बट यार ये फिनॉल नहीं है। फिनॉल आप उसको कहेंगे जिसमें OH डायरेक्टली जुड़ा हो बेंजीन रिंग से। क्या ये डायरेक्टली जुड़ा है, नहीं, ये तो कार्बन के वाया जुड़ा है। मतलब बेंजीन रिंग से एक पहले कार्बन और फिर इस कार्बन से OH, तो दिस इज नॉट अ फिनॉल। हाँ, क्या इसको मैम अल्कोहल कहेंगे, एग्जैक्टली आप इसको अल्कोहल ही कहोगे, बट इसको कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग भी अब आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से ग्रीन कलर की मार्किंग शुरू होती है और यहाँ पे ग्रीन कलर की मार्किंग ख़त्म होती है।
और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ आपको एग्जाम्पल के लिए ये पर्टिकुलर डायग्राम बनाना आवश्यक है, ठीक है। और इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपसे पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से पूछा जाएगा, व्हाट आर एरोमेटिक अल्कोहल्स, या फिर डिफाइन एरोमेटिक अल्कोहल्स, कुछ भी इस तरीके का, ठीक है, जैसा तुम्हें पसंद हो वैसा रख लो। तो पहले का जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ था, सोचो उसी में से इतने सारे क्वेश्चंस बन गए, ठीक है, कि अल्कोहल्स को पहले आप डिफाइन कर रहे हो, फिनॉल्स को डिफाइन कर रहे हो, एरोमेटिक अल्कोहल्स को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा एक मार्किंग मैं येलो कलर से करा रही हूँ, ये अलग से 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। देयर आर 2 टाइप ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, मतलब 2 टाइप के एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड होते हैं, एक को कहते हैं फिनॉल्स और एक को कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल्स। तो अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपसे क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके का पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द, या व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये नहीं व्हाट आर डिफरेंट, ये थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, इंग्लिश प्रॉपर नहीं बैठ रही है, तो ऐसे लिखेंगे हाउ मैनी, ठीक है, डिफरेंट, हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स आर देयर, ठीक है। तो इसमें ये जो येलो कलर की लाइन है, ये बेसिकली आपको लिखनी है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, एक को नाम दे देना फिनॉल और एक को नाम दे देना एरोमेटिक अल्कोहल्स, ठीक है, डन, ओके। अब इसके आगे, ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन देम, कि उनको बताओ तो सही कि कितने टाइप्स के हैं, लेकिन ये भी एक्सप्लेन करो कि किसको क्या कहते हैं। तो देयरफॉर ऐसे केस में आपको वो नीचे का जो ये येलो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर ये एंडिंग तक पूरा लिखना होगा, बट पॉइंट्स बनाकर। वो येलो कलर की मार्किंग, दैट विल बी योर पॉइंट नंबर 1। उसके बाद फिनॉल्स की डेफिनेशन पॉइंट नंबर 2 अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल, और आखिरी में एरोमेटिक अल्कोहल्स की डेफिनेशन अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल, दैट विल बी योर पॉइंट नंबर 3। सो इन दिस वे वी विल राइट टोटल 3 पॉइंट्स अगर एरोमेटिक अल्कोहल्स को डिस्क्राइब करने को क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है। खैर, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ईथर्स के बारे में भी देखो डिफाइन है। अच्छा, सबसे पहला ये जो आपको अभी मैं एक रेड कलर की मार्किंग करके दे रही हूँ, ईथर्स आर कंसीडर्ड एज एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल, ठीक है। देखो, एनहाइड्राइड्स का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर से पानी निकाल देना, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंदी भाषा का प्रयोग करके बता रही हूँ यहाँ पे। एनहाइड्राइड्स का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर से H2O निकाल देना। तो अगर आप किसी भी 2 सेम चीज़ों को कर लो, ठीक है, और अगर उनके दोनों मॉलिक्यूल के बीच में से H2O निकाल देते हो, जैसे पॉलीमर केमिस्ट्री की भाषा में अगर मैं बात करूँ तो इसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है, बराबर, कि आप एक छोटी यूनिट एलिमिनेट कर रहे हो 2 लाइक मॉलिक्यूल या 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में से, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। बट अगर मैं अभी बायोलॉजी की केमिस्ट्री की अगर बातचीत करूँ तो एनहाइड्राइड्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी 2 यूनिट्स है और उन दोनों यूनिट्स के बीच सेम यूनिट उनके बीच में से अगर आप H2O एलिमिनेट कर रहे हो, देन इट इज़ नोन एज एनहाइड्राइड्स। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसको मैं समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक अल्कोहल है ROH, आपके पास एक दूसरा अल्कोहल है, सेम भी हो सकता है सेम नहीं भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो मैंने दूसरा अल्कोहल है वो कुछ इस तरीके से ले लिया, ये इस तरीके से डिफरेंट। अब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में से मैं H2O हटा रही हूँ। देखो, ये H2O हटा दिया मैंने। अगर मैं इन दोनों के बीच से H2O हटा दूंगी तो लेफ्ट वाले के पास क्या बच जाएगा, R, बीच में से तो वो H2O चला गया, ठीक है। फिर बीच में एक सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन, और फिर आ जाएगा, बोलो क्या, R'। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को क्या कहते हैं, ईथर। तो इस लाइन को बहुत इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो,
ठीक है, बल्कि इसको अपने आज की क्लास में जब नोट्स मार्किंग ख़त्म हो जाएगी तो एक हेडिंग देना नोट्स और उसमें लिखना ईथर्स आर कंसीडर्ड एज एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल्स। इससे एमसीक्यू आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ओके। अब लेकिन अगर मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 किसी ने इस तरीके से पूछ लिया, डिफाइन ईथर्स, 1 मार्क के लिए मान लेते हैं आ गया डिफाइन ईथर्स। क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में से अब यार कुछ तो पूछेगा ना, तो कुछ तो में ये यही चीज़ें पूछेगा कि डिफाइन वगैरह ये सब। तो अगर डिफाइन वगैरह आपसे इस पर्टिकुलर चीज़ का पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपको लिखना है। ठीक है, बट ऑब्वियस है कि इसको पॉइंट्स में लिखना है। जैसे कि ये ईथर्स से अगर आपने शुरू किया और ग्रुप पे अगर आपने एंड किया, सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज ए पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ईथर्स को ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स कहा जाता है, पॉइंट नंबर 2। ईथर्स एनहाइड्राइड्स होते हैं अल्कोहल के, दिस विल बी अ पॉइंट नंबर 3। एंड उसके ये कुछ जनरल एग्जाम्पल, जनरल फार्मूला ऑफ ईथर ऐसा लिख देना, नॉट क्वेश्चन, एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर 4 बनेगा जनरल फार्मूला ऑफ ईथर, जनरल फार्मूला। ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ ईथर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गई हम लोगों की कहानी आपके ईथर्स को लेकर। अब हम लोग मूव करते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। अच्छा, अब ये जो डू यू नो वाला फैक्ट है, वैसे तो डू यू नो वाले फैक्ट से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, बट स्टिल इसको एक बार मार्क कर लो, कोई भरोसा नहीं है फूटी किस्मत का, क्या पता बुक में है कह के इसी के पार्ट से तुमको क्वेश्चन पूछ लिया गया। एक मिनट रुको, मैंने लास्ट ईयर एक्चुअली कुछ पढ़ा था, मेरे को चेक कर लेने दो। मैंने लास्ट ईयर जो चीज़ पढ़ी थी क्या वो ट्रू है? एक मिनट, हाँ ये देखो, सॉरी, डू नॉट यूज द कंटेंट ऑफ द बॉक्स टाइटल्ड डू यू नो फॉर इवैल्यूएशन। यानी कि डू यू नो वाला जो टॉपिक है उससे क्वेश्चंस क्रिएट करके आपको नहीं दिए जा सकते। ठीक है, बराबर। तो डू यू नो वाले फैक्ट्स को तुम पढ़ सकते हो फॉर योर पर्सनल जीके इंफॉर्मेशन, बट इफ़ यू थिंक कि नहीं यार रहने देना, जितना दिया है उतना ही हम लोग पढ़ लें, वो बहुत बड़ी बात है, तो ये सब फालतू के क्या करना। ठीक है, ओके, तो ये सब मत करना, राइट। अच्छा, लेकिन उसी के नीचे देखो एक पॉइंट क्या लिखा है, उसी डू नॉट यूज़ वाले के नीचे पढ़ो, एक्सरसाइजेस इंक्लूड पैरामीटर्स सच एज कोरिलेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एक्सेट्रा। यानी कि जो असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन या जो बुक के बीच से क्रिटिकल वाले नहीं बनते हैं कि बताइए क्या होगा इसका, डू यू थिंक वाला टाइप का, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक के पीछे जो आप लोगों को सैम्पल प्रॉब्लम्स देकर रखे हैं एक्सरसाइज के लिए वही बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ऐसा क्लियरली लिखा है, ठीक है, क्या कि यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वेश्चन, इक्वल वेटेज शुड बी असाइन टू ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, बराबर। अच्छा है ना, तो ऐसे केस में थोड़ा ध्यान रखना कि जिन लोगों की ऐसी सोच है कि नहीं करके टेक्स्ट बुक के पीछे की जो एक्सरसाइज होती है ना उसी से पढ़ो, उसी से आता है, तो ऐसा नहीं होता है। खैर, तो ये डू यू नो आपको लर्न करने की नीड नहीं है, सो काइंडली इग्नोर। अब आ सकता है क्लासिफिकेशन। तो देखो क्लासिफिकेशन भी मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया है। आप पहले तो अल्कोहल्स को इस बेसिस पे क्लासिफाई करते हो कि वो sp3 वाले कार्बन से जुड़े हैं कि sp2 वाले से जुड़े हैं, है ना। ये आप लोगों का बेसिक रहता है क्लासिफिकेशन करने का। तो पेपर में हो सकता है आपको भी चीज़ें क्लासिफिकेशन के लिए पूछी जाएं। अब अगर क्लासिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा तो इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर मैं सजेस्ट करूँगी टारगेट से आप लिखो। टेक्स्ट बुक में कैसा है, बहुत सारी जानकारी है और कितना लिखना है क्या नहीं लिखना है वो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, हाउ आर अल्कोहल्स क्लासिफाइड, इस वाले क्वेश्चन को। वैसे कौन सा क्वेश्चन नंबर रहेगा अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो, लेट मी चेक। ये तो कोई दूसरी टेक्स्ट बुक है, ये बार बार आ जाती है मेरे सामने, 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारी मार्किंग हो चुकी थी, ठीक है।
ये मैंने लास्ट ईयर वालों की से बुक मंगाई थी, तो उनकी किताब है ये। खैर, हाउ आर अल्कोहल्स क्लासिफाइड, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आता है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इतना लिख के आ जाओगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ये तो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुआ है? ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ तुम्हें इसके पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, बट आगे देखते हैं। हाउ आर अल्कोहल्स क्लासिफाइड, अगर ऐसा आता है तो ऑब्वियस है कि पॉइंट नंबर 1 आपका ये बनेगा, ऑन द बेसिस से लेकर फॉलोज तक, और उसके नीचे 1 2 3 की जगह आप लिख देना ABC। अब अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है तो इट इज़ सफिशेंट। ठीक है, अगर ये 2 मार्क्स के लिए है तो ये इतना सफिशिएंट है, काफ़ी है। बट अगर यही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आ गया या 4 मार्क्स के लिए आ गया, ठीक है, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी कम है बट फिर भी, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में 1 ABC लिखने के बाद आपको ये भी इसमें ऐड करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ऐड क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो। मतलब यहाँ पे जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो पॉइंट नंबर 2 डाल के वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को भी ऐड करना। क्वेश्चन नंबर 7 कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 ये है, हाउ आर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्लासिफाइड। ठीक है, तो हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये किसकी करते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की। तो ये जो पूरा का पूरा आंसर है फिर आपको उस क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ऐड करना पड़ेगा अगर ऐसा पूछा जाता है तो। हाउ आर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्लासिफाइड, ये पूरा का पूरा आपके सामने है। ठीक है, इसमें मैं कुछ भी काट पीट नहीं कर रही हूँ, जैसा है वैसा आपको लिखना है। ठीक है, पूरा यहाँ तक, ये यहाँ तक। सो दिस विल बी अ क्वेश्चन, हाउ आर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्लासिफाइड, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आप इसको बनाएंगे, हाउ आर फिनॉल्स क्लासिफाइड। सो यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी मार्किंग होगी एंड यू आर डन। हाउ आर फिनॉल्स क्लासिफाइड, ये भी हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इस क्वेश्चन नंबर 7 के ही सब पार्ट्स रहेंगे जो 1 मार्क्स के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये पूछा जाएगा, व्हाट डिफाइन अलाइलिक अल्कोहल्स, डिफाइन अलाइलिक अल्कोहल्स। तो अगर डिफाइन अलाइलिक अल्कोहल्स पूछा गया तो यहाँ से लेकर इतना लिखोगे, दिस विल बी अ पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2 में तुम एग्जाम्पल दे दोगे, ख़त्म, दिस विल बी अ सफिशिएंट। अब मैडम इसमें हम लोग एग्जाम्पल किसको दें? तो इसमें ये रहा अलाइलिक का एग्जाम्पल। ठीक है, बराबर फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, फिर उसके बाद कार्बन होना चाहिए, फिर डबल बॉन्ड वाला कार्बन होना चाहिए, ऐसे को अलाइलिक कहेंगे। वैसे ये भी अलाइलिक है, या फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी अलाइलिक एग्जाम्पल दे सकते हैं, बशर्ते कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए और हाइड्रोजन का एक ही बॉन्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। ठीक है, खैर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 एक और क्रिएट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 विल बी आप लोगों के पास डिफाइन बेंजाइलिक अल्कोहल्स, बेंजाइलिक अल्कोहल्स को डिफाइन कर दिए। तो खैर एक बार मैं टेक्स्ट बुक में देख लेती हूँ कि बेंजाइलिक अल्कोहल अलग से एक टॉपिक है कि नहीं है, या फिर टारगेट वाले ने ज़बरदस्ती उसको लंबा कर दिया है। लेट मी चेक। अलाइलिक अल्कोहल है, हाँ बेंजाइलिक भी है यार। चलो बेंजाइलिक की मार्किंग यहीं से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जाएगा डिफाइन बेंजाइलिक अल्कोहल, तो यहाँ से लेकर ठीक है यहाँ तक मार्क कर लेना, और उसके बाद ठीक है एग्जाम्पल इसका लिखना। तो एग्जाम्पल में एक काफ़ी है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से एक कार्बन और उस कार्बन से एक OH, मतलब डायरेक्टली OH कभी भी बेंजीन रिंग से जुड़ा नहीं होगा, वो किसी ना किसी कार्बन के थ्रू जुड़ा होगा। अगर डायरेक्टली जुड़ जाएगा यार तो फिर तो वो फिनॉल कहलाएगा, है ना। तो बेंजाइलिक अल्कोहल को ही अभी अभी हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में एक दूसरा नाम दिया था, इट इज़ नोन एज एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे ऊपर? एरोमेटिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक अल्कोहल पूछा जाए कि एरोमेटिक अल्कोहल पूछा जाए, बोथ हैव द सेम मीनिंग, राइट। अच्छा, अब आपको पता है पेपर में सवाल कैसा आएगा? सिर्फ डिफाइन 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 डिफाइन, थियरी पेपर नहीं रहने वाला है। पेपर बोर्ड एग्जाम्स का बहुत ही ईजी रहता है, बट लेकिन उसमें ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि सबको डिफाइन 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 ही रहता है।
आपको चीज़ें किस तरीके से पूछी जाएंगी बताओ। आपको चीज़ें कुछ इस तरीके से पूछ ली जाएंगी, जैसे ये यूज़ या ब्रेन पावर वाले टाइप के क्वेश्चन। आपको कुछ फलाना एग्जाम्पल्स दे देगा और फलाना एग्जाम्पल्स में आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा करके कि भैया ये अलाइलिक है, बेंजाइलिक है, विनाइलिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर इसमें आपको देखो 4 क्वेश्चन दिए हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनकर आ जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में। आप चारों का कलेक्ट क्लासिफिकेशन कर दीजिए और करेक्ट क्लासिफिकेशन करने के बाद आप 2 मार्क्स उठाकर लेकर चले जाइए। ऐसा सोचो, समझ रहे हो? ऐसे तो ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो रट रहे हो उस रटी हुई चीज़ से ही क्वेश्चन पूछे जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको अपना ब्रेन इस्तेमाल करके इस तरीके से यूज ऑफ ब्रेन पावर टाइप के सवाल बनाते आने चाहिए। अगर आप वो सवाल बना सकते हैं तो ही आप पेपर में मार्क्स उठा पाएंगे, अदरवाइज आप पेपर में मार्क्स नहीं उठा सकते। खैर, पहले तो इनको क्लासीफाई करना है कि अलाइलिक है कि बेंजाइलिक है। देखो, अलाइलिक का मतलब, वैसे तो मैं लास्ट क्लास जिसमें मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो में ये पूरा इंट्रोडक्शन सिखाया है वहाँ पे मैं ये चीज़ पढ़ा चुकी हूँ, बट मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, मतलब देखो फंक्शनल ग्रुप कौन है, फंक्शनल ग्रुप इज OH। ये OH इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन के बाजू वाले कार्बन ने क्या बनाया है, डबल बॉन्ड। यानी कि फंक्शनल ग्रुप से सेकंड नंबर का कार्बन अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसको बेसिकली हम लोग क्या नाम देंगे, अलाइलिक। सो दिस इज योर अलाइलिक। सिमिलरली अभी देखो फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, उसके बाजू वाले ने डबल बॉन्ड बनाना चाहिए। क्या उसका बाजू वाला बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। सो दिस विल बी कंसिडर्ड, दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज व्हाट, अलाइलिक। ये भी क्या माना जाएगा, एक अलाइलिक सिस्टम माना जाएगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को छोड़ दो, उस कार्बन के बाजू वाले कार्बन ने देखो क्या किया है, डबल बॉन्ड बनाया है। सो अगेन दिस सिस्टम विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज व्हाट, अलाइलिक। तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम्स में कुछ स्ट्रक्चर्स बनकर आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि यही आए। और आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए बोला जा सकता है कि आप आइडेंटिफाई करिए कि ये अलाइलिक है, विनाइलिक है। वैसे विनाइलिक तो आपके सिलेबस में है नहीं बोर्ड्स के, बट ठीक है, इस तरीके से चीज़ें पूछी जाएंगी। नीचे में आ जाओ, देखो बेंजीन, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन रिंग। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में तुमको OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ दिख रहा है क्या? नहीं मैडम, OH तो कार्बन से जुड़ा है और कार्बन फिर बेंजीन रिंग से जुड़ी है। सो इस प्रकार के अल्कोहल्स को कहते हैं हम लोग बेंजाइलिक अल्कोहल, जिसमें बेंजीन रिंग तो दिखती है बट OH उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं होता, उसे कहते हैं बेंजाइलिक। सिमिलरली ये वाला जो है ये भी किसके जैसा, ये भी क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक कहलाएगा भाई, है ना? हो गया हमारा डन। इसके अलावा इस क्वेश्चन में बोला है इनको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इसके बेसिस पे भी क्लासीफाई करो। तो मैं ये कहती हूँ पहले तुम वीडियो को पॉज करना और उसके बाद अपना क्लासिफिकेशन करना और फिर देखना कि तुम्हारा क्लासिफिकेशन और मेरा क्लासिफिकेशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे ये भी पता चल जाएगा ना यार कि तुमको चीज़ें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। मेरा उठा के छाप दोगे क्या मतलब है, राइट? चलो पहले वाले में आते हैं। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है? मैडम वो तो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, बाजू वाले से, तो इसीलिए ये कहलाएगा 1 डिग्री। जैसे OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है मैडम? एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये देखो ना, एक कार्बन सिर्फ, तो ये भी क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। सिमिलरली OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है? देखो एक इधर से जुड़ा है ना, ये देखो एक इधर से जुड़ा है और एक नीचे से जुड़ा है, तो दिस विल बी योर 2 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है? एक ऊपर से जुड़ा है, एक बाजू से जुड़ा है, सो दिस विल बी ऑल्सो 2 डिग्री। और ये बीच वाला सिस्टम विल बी योर 3 डिग्री, ऑब्वियस है।
सो प्लीज राइट इट डाउन दिस क्वेश्चन एज योर क्वेश्चन नंबर 11 इन योर नोट्स कॉपी। ठीक है, क्लासीफाई करके क्वेश्चन क्रिएट करना, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना, अलाइलिक बेंजाइलिक अच्छे से पूरा लिखना। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 में आएगा। ठीक है, खैर नेक्स्ट में आते हैं। विनाइलिक अल्कोहल अच्छा है क्या सिलेबस में? सॉरी मैं ध्यान नहीं गया। अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड बना रहा है, देखो अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उसका कार्बन एक छोड़कर डबल बॉन्ड बना रहा है तो अलाइलिक। अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा है वही वाला कार्बन अगर खुद डबल बॉन्ड बना रहा है देन इट विल बी नोन एज व्हाट? देन इट विल बी नोन एज विनाइलिक। इट विल बी नोन एज व्हाट? विनाइलिक। ठीक है, तो हो सकता है कल को क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से आ जाए, डिफाइन विनाइलिक अल्कोहल। तो अगर आपको पूछा जाता है डिफाइन विनाइलिक अल्कोहल या विनाइल अल्कोहल, ठीक है, तो आपको फिर इस तरीके से जवाब देना है। डन, ये आपका जवाब होगा पूरा यहाँ तक, डिफाइन तक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने अल्कोहल्स को क्लासीफाई किया, जैसे हमने फिनॉल्स को क्लासीफाई किया, वैसे ही आपका क्लासिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 12 में यह आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर आता है तो देखो पहला पॉइंट आप लिखेंगे ईथर का डिफाइन। क्या मैंने आपको ईथर का डिफाइन मार्क करवाया है? यस मैडम, ऊपर आप मार्क करवा चुके हो, देखो पढ़ो, ये मैंने यहाँ ईथर का डिफाइन मार्क करवाया है। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका पॉइंट नंबर 1 लिख देना, ख़त्म। ठीक है, मतलब ये जो मैंने इतने सारे टोटल 4 पॉइंट्स मार्क करवाए ना यहाँ पर, ये देखो ना, ये यहाँ पर, इसमें से सिर्फ उसका जो पहला पॉइंट है वही मेन डेफिनेशन है, वो मार्क कर देना। पॉइंट नंबर 2 में आप क्या मार्किंग करोगे? ये ईथर्स आर क्लासिफाइड एज सिमेट्रिकल ईथर्स, सिंपल ईथर्स और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। ठीक है, दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 देखो हम कहाँ से लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 के लिए आप अपनी टारगेट ओपन करिए। ठीक है, आप अपनी टारगेट ओपन करिए। टारगेट में पॉइंट नंबर 3 में आप इसको लिखेंगे, सिमेट्रिकल ईथर्स, सिंपल ईथर्स, और ये पूरी की पूरी डेफिनेशन और ये इसके एग्जाम्पल्स। दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 3 और ये हो गया पॉइंट नंबर 4। तो इस तरीके से ईथर्स की क्लासिफिकेशन हो गई। देखो रटो मत, अगर रटोगे ना ये भूल जाओगे, रटो मत। ठीक है, रटो मत, इसको क्या करो, समझो, इस चीज़ को समझो कि ये वो लैंग्वेज क्या है और कोशिश करो अपने वर्ड्स में मॉडिफाई करके उसको लिखने की। ज़रूरी नहीं है बुक की लैंग्वेज एग्जैक्टली छापना, है ना, अपने वर्ड्स में। खैर, अगर खुद की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कृपया करके अपने वर्ड्स वाला भूत अपने दिमाग से उतार दें। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसके 2 सब पार्ट्स बना लेते हैं। डिफाइन, ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर्स, ये पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट अनसिमेट्रिकल ईथर्स। मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में उसको SE और USE लिख रही हूँ, बट आपको उसका पूरा फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो डिफाइन सिमेट्रिकल ईथर्स में क्या लिखेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? जो अभी अभी मैंने आपको आंसर नंबर 11 का जो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 बताया विथ एग्जाम्पल, वो आपको क्वेश्चन नंबर 12 में लिखना है। कल को हो सकता है बोर्ड एग्जाम में इतना सही से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, कि गिव एग्जांपल्स ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, गिव एग्जांपल्स ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, तो भी आपको आना चाहिए, है ना। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ख़त्म हो गया, क्लासिफिकेशन वाला पार्ट ख़त्म हो गया। नाउ हमारे पास एक नया पार्ट स्टार्ट होता है, नॉमेनक्लेचर। देखो नॉमेनक्लेचर से यूजुअली आपको ज़्यादा कोई क्वेश्चन क्रिएट होकर मिलेंगे नहीं, थ्योरी में बहुत कम क्वेश्चन आपको थ्योरी में क्रिएट होकर मिलेंगे। ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस यहाँ पे स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और आपको उसके बेसिस पे नॉमेनक्लेचर करना होगा, इस टाइप वाले मिलेंगे। तो 11th क्लास की IUPAC में मैं ऑलरेडी आपको किस तरीके से IUPAC नेम कैसे करते हैं, कॉमन नेम किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी पढ़ाया जा रहा है। IUPAC पूरी डिटेल में 11th क्लास में कवर की गई है, हर एक फंक्शनल ग्रुप को लेकर, कि अगर बेंजीन रिंग आता है तो मैडम ऑर्थो किसे कहते हैं, मेटा किसको कहते हैं, ये सब 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 कवर किया है, सब कुछ।
तो अगर आपको IUPAC 11 की आती है तो आपके लिए ये चैप्टर कोई बड़ी बात नहीं है। आपको स्ट्रक्चर बनाना दिया है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिए थे, उनके बेसिस पे आपको नाम लिखना दिया है ना। तो इसमें आपको क्वेश्चन यही आएंगे कि आपको स्ट्रक्चर दे देगा, नाम लिखना है, नाम दे देगा, स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये कुछ रट्टा मारने वाला पार्ट नहीं है, ये बेसिकली लॉजिकल है, स्किल वाला पार्ट है। जिसको आता है वो कर लेगा, है ना, और जिसको नहीं आता वो नहीं कर पाएगा। खैर, और देखो ठीक है, अब यहाँ से जो चीज़ क्वेश्चन में एज अ थ्योरी पूछी जा सकती है वो एक ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर कार्बिनॉल, व्हाट आर कार्बिनॉल्स, कि कार्बिनॉल्स कहते किसको हैं, ये पूछा जा सकता है। तो ये कहना ठीक है। और अल्कोहल्स के आगे वर्ड एक लगा देना, व्हेन अल्कोहल्स आर कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट, इसकी मार्किंग मैंने गलत कर दी। हाँ, ये लिखना, अगर कोई पूछे व्हाट आर कार्बिनॉल्स तो यहाँ से लिखना, ये जो वर्ड है ना मिथाइल अल्कोहल, यहाँ से लिखना मिथाइल अल्कोहल्स आर कॉल्ड एज कार्बिनॉल, ये लिखना। ठीक है, ये लिखना। और अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए व्हाट इज़ कार्बिनॉल सिस्टम, ठीक है, व्हाट इज़ कार्बिनॉल सिस्टम, ये कार्बिनॉल सिस्टम क्या होता है, तो फिर इसका आंसर ये लिखना है, ये जो मैं रेड कलर की मार्किंग कर रही हूँ ना, इसको ये लिखना है, और उसके साथ ये फॉर एग्जाम्पल में ये कर देना है, ये व्हाट इज़ कार्बिनॉल सिस्टम के लिए। ठीक है, खैर उसके बाद IUPAC सिस्टम में आते हैं। यहाँ पे जो ये वर्ड दिख रहा है, अल्कोहल्स आर नेम्ड एज अल्केनॉल्स। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को एक पॉइंट मिल गया नोट्स नंबर 2 में लिखने के लिए। नोट्स नंबर 1 में ऊपर मैंने एक पॉइंट बताया था, क्या लिखना, कि अल्कोहल्स आर ईथर्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल्स, तो वैसे ही इसको नोट्स नंबर 2 में लिखना। बट इसके साथ एक क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूछा जा सकता है, जनरल IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल। ठीक है, किसी भी अल्कोहल्स का जनरल IUPAC नेम क्या है, तो किसी भी अल्कोहल का जनरल IUPAC नेम है अल्कैन, और उसके पीछे लगा दो OLS, अल्केनॉल्स। ये सारी चीज़ें 11वीं कक्षा में सिखाई है, बाकी के पूरे पैराग्राफ से कुछ नहीं आएगा। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स बनकर दिए हैं, है ना, ये स्ट्रक्चर, ये बॉक्स, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नाम दे देगा, स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर दे देगा, नाम लिखो, कॉमन नेम, बल्कि कॉमन नेम तो भैया सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अल्कोहल्स में, उनका जो कॉमन नेम होता है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, कि एन कब लगाना है, सेक कब लगाना है, टर्ट कब लगाना है, आइसो कब लगाना है। क्योंकि मैं अभी 12th बोर्ड्स की, महाराष्ट्र बोर्ड की मार्किंग करा रही हूँ, तो जब ये लोग 10th स्टैंडर्ड में थे ना, यही महाराष्ट्र बोर्ड वाले लोग, इनको एक चैप्टर था कार्बन एंड कंपाउंड्स, उस कार्बन एंड कंपाउंड्स वाले चैप्टर में उन लोगों को ये सेक, टर्ट, आइसो, नियो, ये सब 10th क्लास में था। अगर उनको पढ़ाया गया है, जिस भी ट्यूशन या जिस भी स्कूल से पढ़े हैं, तो भाई मैंने तो पढ़ाया था, इसलिए मैं बता रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है, मैंने हर बैच को ये सिखाया है 10th स्टेट बोर्ड की। ठीक है, कि आइसो कब लगाना है, सेक कब लगाना है, ये कब करना है, वो कब करना है, सबको, क्योंकि उनको ही बुक में था। अब अगर ध्यान नहीं दिया है उनके पढ़ाने वालों ने या उन्होंने खुद ने, तो क्या कर सकते हैं। तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगी, जिसमें मैंने 11th क्लास में भी ये चीज़ वापस से सिखाई है, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जिनको 11th क्लास में ये चीज़ नहीं आती थी, तो उनके लिए मैंने वापस से इसको सिखाया है कि कब आइसो लेना है, कब सेक लेना है, कब नियो लेना है, कब एन लेना है, मैंने रिपीट सिखाया है। और साथ ही साथ में 11th में जो मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर सिखाया है अल्कोहल्स का, उसकी भी मैं वीडियो लिंक डाल दूंगी, ताकि अगर कोई इंसान भूल गया है तो वापस से वीडियो को देख कर सीख सके कि अच्छा हाँ ये ऐसे नॉमेनक्लेचर ऐसे किया था, ऐसे करना है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ना, मैं सही बताऊँ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। इस चार्ट से कैसा भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम से पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर दे देगा, चार्ट हो ऑप्शन दे देगा, बताएगा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम। इसमें रट्टा मारने वाला तो भाई कुछ है ही नहीं, जो है लॉजिकल है, खत्म बात। ठीक है, 2 मिनट मुझे पानी पीने दो।
चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे केस में ये हो गया जनरल नेम ऑफ जनरल IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल। तो वैसे ही ठीक है, एक और चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, वो ये ईथर्स को IUPAC की दुनिया में उसका जो IUPAC जनरल नेम होता है उसे कहते हैं एल्कोक्सी अल्केन। अब एल्कोक्सी किसे कहते हैं, अल्केन किसे कहते हैं, ये भी मैं छोटी कक्षा में बता चुकी हूँ, बट मैं फिर बता देती हूँ। जो ईथर होता है ऑब्वियसली कि ऑक्सीजन के राइट साइड एक कार्बन की चेन होती है, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड एक कार्बन की चेन होती है। तो ईथर्स में जो कार्बन की चेन छोटी होती है, ठीक है, जो स्मॉलर होती है, स्मॉलर, उसके लिए वर्ड लगाया जाता है एल्कोक्सी, खत्म। और जो बड़ी होती है ऑब्वियसली उसके लिए वर्ड लगाया जाता है अल्कीन। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को नोट्स नंबर 3 में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 में ये लिखना, मतलब नोट्स में अपने ये लिखना, ईथर्स आर नेम्ड एज एल्कोक्सी अल्केन्स। फिर लाइन चेंज करके लिखना वेयर स्मॉलर वर्ड का मतलब होता है एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, स्मॉलर वर्ड का मतलब होता है एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। खैर उसके अलावा एक और चीज़ तुम्हें अपने नोट्स में लिखनी है, ये किधर गया, हाँ, द IUPAC सिस्टम नेम ऑफ फिनॉल इज बेंजीनॉल। जो ये फिनॉल वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं ना कि जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH जुड़ता है तो उसको फिनॉल कहेंगे, वो कॉमन नेम है उसका। अगर IUPAC के अकॉर्डिंग चलें तो फिनॉल को IUPAC की भाषा में बेंजीनॉल कहते हैं। सो इसको इंक्लूड कर लेना नोट्स नंबर 4 में, ठीक है। नोट्स नंबर 4 में सीधा यहाँ से MCQ पूछा जा सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर, अरे कहाँ चले गए हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 विल बी व्हाट, क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका रहेगा वो ये रहेगा, IUPAC व्हाट इज़ दी, ऐसा लिख लेना क्वेश्चन, व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ फिनॉल, ठीक है, व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ फिनॉल। दिस विल बी अ क्वेश्चन नंबर 16 एंड इट्स आंसर विल बी बेंजीनॉल। 1 वर्ड में मत लिखना, पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखना। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखना यही, व्हाट इज़ द मतलब जनरल IUPAC, वही व्हाट इज़ द जनरल IUPAC नेम ऑफ ईथर, ठीक है, ये लिख लेना क्वेश्चन नंबर 17। तो ये नोट्स मार्किंग का क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। फिर अगेन मेरा वही प्रवचन, चार्ट में से कोई भी चीज़ आ सकती है। यूजुअली स्टूडेंट्स को जिन्होंने 11th क्लास में IUPAC पढ़ी है, या चलो जिन्होंने कहीं भी पढ़ी है, उनको तकलीफ़ नहीं होती IUPAC नॉमेनक्लेचर करने में, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर काफ़ी हद तक लॉजिकल है, ठीक है, काफ़ी हद तक IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसा है, लॉजिकल है। बट कॉमन नेम, या फिर मैं एक और क्या वर्ड यूज़ करूँ इसके लिए, ट्रिवियल नेम, इसमें कई लोगों को दिक्कत होती है। और कई बार हमको इस तरीके के कॉमन नेम या जो उसके ट्रिवियल नेम होते हैं ये हमको याद रखने पड़ते हैं। अब जैसे कि मेरे हिसाब से हर इंसान ने, अब तुम 12th क्लास में आ गए हो यार, सभी ने ग्लीसरीन ये नाम तो सुना ही होगा, सुना है कि नहीं सुना है। ग्लीसरीन ठंडियों के वक्त यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र रहता है ना, बराबर। ये है ग्लीसरीन, इस बला का नाम है ग्लीसरीन। एग्जैक्टली ये जो ग्लीसरीन हम यूज़ करते हैं ना, ये ग्लीसरीन का स्ट्रक्चर है। कल को यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लीसरीन। और ये कई बार पता है JEE में क्वेश्चन भी आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लीसरीन, या फिर जो स्टेट लेवल्स के MHT CT जैसे एग्जाम्स होते हैं इनमें तो कई बार पूछा गया है कि ग्लीसरीन में टोटल कितने OH ग्रुप्स होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो ग्लीसरीन का कल को स्ट्रक्चर बनाने को आ सकता है, कल को उसका कॉमन नेम पूछा जा सकता है, कल को उसका IUPAC नेम पूछा जा सकता है। सो इस पूरे चार्ट में अगर मैं बोर्ड एग्जामिनर होती, मैं पेपर क्वेश्चन सेट कर रही होती, तो मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को इम्पोर्टेंस देती। बाकी ऑब्वियसली नो डाउट वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता कि अच्छा चलो इससे क्वेश्चन पूछते हैं। सो इस पूरे पार्ट को नोट्स नंबर 5 में लिख लेना। स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर के नेम नीचे उसका नाम लिखना, पहला नाम ग्लीसरीन, दूसरा नाम कॉमन नेम,
प्रोपिलीन ग्लिसरॉल। तीसरा नाम IUPAC प्रोपेन 1,2,3 ट्रायॉल। रटना नहीं है IUPAC नेम, IUPAC नेम का पूरा लॉजिक है अच्छा खासा, तो रटना नहीं है उसको। खैर, उसके बाद ये वाली चीज़ तो भैया बहुत ही फेमस है, ये क्रोटेनिल अल्कोहल, ये वाली चीज़ बहुत फेमस है। आप जब पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, वहाँ पे एक नाम आता है बहुत ही फेमस, क्या नाम है, सॉरी पॉलीमर केमिस्ट्री कह रही हूँ। जब आप आगे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे ये बहुत ही फेमस नाम है क्रोटोन अल्डिहाइड। तो ये जो वर्ड होता है ना क्रोटेनिल, ये क्रोटेनिल का मतलब क्या होता है? आपका फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन तुरंत एक और दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, और वो क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। और डबल बॉन्ड मतलब टोटल इनडायरेक्टली कितने कार्बन होने चाहिए? टोटल इनडायरेक्टली 4 कार्बन होने चाहिए, और डबल बॉन्ड बीच में होना चाहिए। तो हम ये जो वर्ड होता है CROT, क्रॉट, तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं क्रॉट। तो ये जो वर्ड होता है ना क्रॉट, ये इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे मैंने ऊपर वाले को नोट्स नंबर 5 में इंक्लूड करने को कहा, इसको भी आप नोट्स नंबर 6 में इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। इससे हो सकता है कल को क्वेश्चन आ जाए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोटेनाइल अल्कोहल। पता ही नहीं हो तुमको कि क्रोटेनाइल अल्कोहल कहते किसको, तो याद रखना क्रोटेनाइल अल्कोहल मतलब टोटल कार्बन, ठीक है, इन मेन चेन में टोटल कार्बन कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए टोटल। तो उसके लिए हम लोग वर्ड ये यूज़ करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पे भी देखो आप लोगों का क्या है, चार्ट है, बट दिस चार्ट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इसका IUPAC नेम इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि IUPAC नेम में कभी किसी दुनिया के किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होती जिसने एक बार IUPAC नेम सीख लिया, क्योंकि वो लॉजिकल है। जैसा रूल पहले क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा, वही सेम रूल दूसरे क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा, वही सेम रूल तीसरे क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा, और बेसिकली सारा आपको अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, बट पता होना चाहिए कि NO2 को नाइट्रो कहते हैं, OH को हाइड्रोक्सी कहेंगे, कभी OL लगाएंगे, ये सब पता होना चाहिए। अगर आपको रूल्स पता है तो IUPAC नेम से इजी टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। बट जो कॉमन नेम वाला टॉपिक होता है, दिस इज नॉट इजी, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं होता है ना, उसका कोई लॉजिक नहीं होता। अब है सो है, नाम है सो है, एंड यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि वो आखिर है सो है वाली चीज़ क्या है। जैसे आपको पता होना चाहिए, बेंजीन रिंग विथ OH इज नोन एज फिनॉल। बेंजीन रिंग के पास एक OH भी है, और जस्ट उसके बाजू में CH3 है, देन इट विल बी नोन एज ऑर्थोक्रिजोल। O मतलब ऑर्थोक्रिजोल। बेंजीन रिंग के पास OH है, और उसके बाजू वाली पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, उसके बाजू वाली को मेटा, और उसके बाजू वाली को पैरा, तो ये कहलाएगा पैरा नाइट्रोफेनॉल। खैर ये तो कोई कठिन चीज़ नहीं है, ये इजी है। देखो जब IUPAC नेम लिखते हैं ना, तब हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, और जब कॉमन नेम लिखते हैं तो पैरा, मेटा ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। सो इसका नाम लिखना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। ये पैरा पोजीशन पे है, इसीलिए पैरा नाइट्रो, और बेंजीन रिंग विथ OH को हम लोग कहते हैं फिनॉल। सो दिस इज नॉट एट ऑल अ बिग डील, बट इसका नाम क्या होना चाहिए था? इसका नाम होना चाहिए था ऑर्थो, छोटा सा डैश मिथाइल, और मिथाइल के बाद क्या होना चाहिए था? फिनॉल, है ना। जैसे पैरा नाइट्रोफिनॉल है, वैसे ऊपर वाले का नाम ऑर्थो मिथाइल फिनॉल होना चाहिए, बट इसका एक कॉमन नेम है, और आपको वही कॉमन नेम इसका याद रखना है, दैट इज क्रिजोल। तो आपको पता होना चाहिए क्रिजोल किसे कहते हैं। वैसे ही देखो बेंजीन रिंग के आजू बाजू अगर 2-2 OH ग्रुप आ जाए, तो एक को आप फंक्शनल ग्रुप मानोगे, इसको आपने अपना फंक्शनल ग्रुप माना, और इसको आपने अपना क्या माना? लोकेंट माना। तो जो लोकेंट है अभी जस्ट उसके बाजू में है, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर है। और जब OH को एक लोकेंट माना जाता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसको क्या कहते हैं? हाइड्रो ऑक्सी कहते हैं। ये सारे IUPAC नॉमेनक्लेचर के बेसिक्स हैं जो 11वीं में सीखे हैं। ऑर्थो, हाइड्रो ऑक्सी, और बेंजीन रिंग विथ OH क्या कहलाता है? बेंजीन रिंग विथ OH इज नोन एज व्हाट? फिनॉल। बट इन्होंने इसको ऑर्थो हाइड्रो ऑक्सी फिनॉल नहीं कहा, इन्होंने इसको इसका एक नाम रख दिया कैटिचॉल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई तेरे को हम कैटिचॉल कहते हैं। वैसे ही उसके नीचे में जो स्ट्रक्चर है वो भी ऊपर वाले स्ट्रक्चर के जैसा ही है, बस फ़र्क इतना है कि ऑर्थो पोजीशन पे OH नहीं है। मैं इस वाले OH को मेरा फंक्शनल ग्रुप मान लेती हूँ,
तो उसके बाजू वाली पोजीशन विल बी ऑर्थो और उसके बाजू वाली पोजीशन विल बी मेटा। तो यानी कि जो दूसरा OH है जिसको हमने लोकेंट माना है वो मेटा पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या होना चाहिए था, मेटा। OH को जब लोकेंट मानते हैं तो हाइड्रोक्सी और बेंजीन रिंग विथ OH इज नोन एज फिनॉल, मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल। बट भाई ये नहीं कहा इन्होंने, इसको नाम दे दिया, लो भाई इन्होंने रेजोर्सिनॉल। तो बेंजीन रिंग विथ 1 OH इज फिनॉल, बेंजीन रिंग विथ 2 OH having 1 OH at ortho position is catechol, benzene ring with 2 OH having OH at meta position is resorcinol, benzene ring with 2 OH having OH at para position is hydroquinone या फिर quinol, benzene ring with 3 OH है ना, एक एक का गैप छोड़कर जो अगर 3 OH लगाए हों then it will be known as फ्लोरोग्लूसिनॉल। अगर तीनों OH लगातार लगा दियो, लगातार एक के बाद एक के बाद एक, देन इट विल बी नोन एज पायरोगेलॉल। तो इस तरीके से आपको ये सारे कॉमन नेम पता होने चाहिए। कल को आपसे पूछ लेगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोगेलॉल बोर्ड एग्जाम्स में, तो जिसको पता है वो ड्रॉ करेगा, 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, पूरे नंबर लेकर आ जाएगा। कल को ऐसा पूछ लेगा व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ पायरोगेलॉल, तो IUPAC नेम कोई रटने लायक तो चीज़ है नहीं, जिसको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो इंसान स्ट्रक्चर से IUPAC नेम तुरंत लिख लेगा बिना रट्टा मारे, बट स्ट्रक्चर दिखना तो चाहिए भाई। तो स्ट्रक्चर कैसे आएगा, तो उसके लिए पता होना चाहिए कि अच्छा पायरोगेलॉल को ये कहते हैं ओ, और अब मुझे अब इसका IUPAC नेम लिखना है। सो योर वर्क इज नोट्स कॉपी, मतलब नोट्स में तो कॉपी से कॉपी में लिख रहे हो, बट नोट्स नंबर 7 बनाओगे। नोट्स नंबर 7 में ये पूरा का पूरा चार्ट आपको बनाना है, और इसमें बता दूँ फिनॉल, क्रिजॉल, कैटिचॉल, रेजोर्सिनॉल, पायरोगेलॉल है ना, क्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, फ्लोरोग्लूसिनॉल, ये सब आपको मेमोराइज्ड रहने चाहिए कि अच्छा इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। और उनके बाजू में जो उनके IUPAC नेम है उन्हें रटना मत, उनकी प्रैक्टिस करना। अब अगर तुम रूल्स भूल चुके हो कि अरे मैम क्या रूल्स थे, तो अपनी 11th क्लास की नोट्स कॉपी देख सकते हो, ऑब्वियसली नोट्स तो तुमने बनाए ही होंगे। और लेट्स से अगर नोट्स नहीं भी बनाए तो मैं इसी वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसमें देख लेना, बट रटना मत। 1 से 2 मार्क्स के लिए सवाल आएंगे और पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सिमिलरली ईथर्स का नॉमेनक्लेचर भी मैंने 11th में सिखाया था, तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगी, तो आपको ये बेसिकली चार्ट रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं सीखोगे, नहीं सीखना चाहोगे, तो देखो फिर एक ही ऑप्शन बचता है रट्टा मारने का, दैट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड ऑप्शन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन प्रॉब्लम 1.1 आपको है, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये देखो इन्होंने एक नाम दे दिया था और बोला है स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, खैर सल्यूशन नीचे ही दिए हुए हैं। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि पहले उन नामों को अपनी कॉपी में लिख लो और देखो क्या तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ स्ट्रक्चर तुम्हारे इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है क्या। अगर कर रहा है मतलब तुम्हें IUPAC अच्छे से आती है, और अगर नहीं कर रहा है तो IUPAC को वापस से पढ़ना शुरू करो। सो दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में ये आएगा, ट्राई दिस अगेन। इसके लिए पहले IUPAC रिवाइज करो, IUPAC रिवाइज करने के बाद इसको अटेम्प्ट करो और फिर देखो कि क्या तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो इसका आंसर चेक करने के लिए तुम टारगेट को यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर मुझे भेजोगे तो मैं भी चेक करके बता दूंगी। ठीक है, बट तुम्हारी चॉइस है, एज यू विश। और कई लोग तो ऐसे हैं जो इतनी भी जहमत नहीं उठाएंगे, कौन करे छोड़ो। तो जिन लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में जस्ट पास होना है उनका एटीट्यूड ऑब्वियसली ऐसा ही रहेगा, बट जिनका एटीट्यूड ऐसा है कि नहीं मुझे 100 में से 100 स्कोर करने, मेरे आधे मार्क्स से 1 मार्क कहीं भी नहीं कटने चाहिए, आउट ऑफ आना है मुझे केमिस्ट्री में, वो इंसान ये सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करेगा। तो चॉइस इज योर्स बिकॉज कैरियर इज योर्स। खैर, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये तीनों की नोट्स मार्किंग हमारी समाप्त होती है। अगर मैं खुद बोर्ड एग्जाम्स का पेपर दे रही होती तो मैं डेफिनेटली, अच्छा एक और चीज़, सॉरी ये भी है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 बनेगा। ठीक है, तो ये नोट्स मार्किंग मैं खुद के बुक में डेफिनेटली करती, तो मैं खुद जैसे पढ़ाई करती मैंने वैसे ही ये नोट्स मार्क करवा के दिए। ठीक है, अभी ऑब्वियस है कि कल की क्लास में हम अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के प्रिपरेशन पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे प्रिपरेशन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी नोट्स मार्किंग करते जाएंगे। बट मैं बता दूं
इन दोनों चीज़ों को इस बार डिलीटेड सिलेबस में अगर कोई स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम्स दे रहा है तो उसके पास से हटा दिया गया। अब जो डिलीटेड नहीं दे रहा है वो लोग टेंशन मत लो, बट मैं बताऊँ इसको हटाने का ना कोई मतलब नहीं बैठता है, क्योंकि ये चीज़ आप ऑलरेडी पिछले चैप्टर में अल्काइल हैलाइड्स के पढ़ चुके हो। इसको हटा के क्या मतलब यार, जब पढ़ ही चुके हैं तो हटाया क्यों, बल्कि कुछ और हटा देते। मतलब नाम हो गया कि हमने सिलेबस डिलीट किया है, बट डिलीट नहीं हुआ है। ये आप ऑलरेडी मार्कोनिकॉफ रूल याद करो, पिछले चैप्टर में पढ़ाया मैंने अल्काइल हैलाइड्स वाले, उसमें आप भी पढ़ चुके हो। तो यहाँ से हटा के क्या मतलब, अगर हटाने ही जाए तो इस चैप्टर से भी हटाते और उस चैप्टर से भी हटाते और आगे आने वाले हर चैप्टर से भी हटाते। फिर वैसे मार्कोनिकॉफ हटाया नहीं जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर इस चैप्टर से हटा के कौन सा हम पे एहसान किया। ये से तुम्हें दिखाया गया है कि चैप्टर से ये चीज़ डिलीट हुई है, बट एक्चुअल में कुछ डिलीट फिलीट नहीं हुआ। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज आपका जो लास्ट चैप्टर गया अल्काइल हैलाइड्स उसमें आपने इस चीज़ को पढ़ा है। ठीक है, तो कल की नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रिपरेशंस की तरफ मूव करेंगे। ज़्यादा प्रिपरेशन तो खैर तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, थोड़ी बहुत है, बट प्रिपरेशन में जाने से पहले मैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दूँगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स ये मैं पहले पढ़ा दूँगी। ठीक है, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पता है इस साल जो JEE मेंस 2021 में जो आई थिंक सेकेंड अटेम्प्ट हुआ था उसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आया था। ब्रह्मा के पेपर में आया था क्वेश्चन, ब्रह्मा जो है उसके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था। खैर उस गधे ने गलत किया ये अलग बात है, बट उसके इसमें ही आया था। और ये गलत करने लायक क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बहुत आसान कुछ सवाल है। ये 11th क्लास की केमिकल बॉन्डिंग में भी सिखाया जाता है। तो अगर आप अपनी ही टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ो ना तो बहुत सारी चीज़ें आप आगे जाके देखोगे, अरे ये तो मेरे को आती है, अरे मेरे को आती है, मेरे को आती है, अगर पढ़ो तो बाकी तो फिर चॉइस तुम्हारी है। तो खैर थोड़ा सा लंबा सा चैप्टर है, बट हो जाएगा, करेंगे धीरे धीरे। अच्छा, उसके अलावा देख लेते हैं एक बार टेक्स्ट बुक से कि कोई क्वेश्चन हम लोग आज अपनी नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं क्या। नहीं नहीं नहीं, MCQ से आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप बस इतना कर सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद इसके अटेम्प्ट मेरे पास भेजो। अब कई लोग ऐसे होंगे जो टारगेट से छाप कर मुझको भेज देंगे कि लो मैडम, ताकि हमें को ये बोलने को हो जाए कि हमने होमवर्क तो किया है। तो ऐसे लोग मत ही भेजो। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद टारगेट से चेक कर लेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर कोई भेजना चाहता है, चेक करवाना चाहता है तो भेज देना अलग से इमेज के फॉर्म में, कॉपी में तो लिखना ही, बट चेक करवाने के लिए अलग से इमेज के फॉर्म में भेजना ताकि मुझे दिखे कि हाँ ये चेक करने वाली चीज़ है ना। और ये आप कर सकते हो, नोट्स कॉपी में लिख भी सकते हो। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 22 इसको भी बना लो। तो आज हमने जो इतना इंट्रोडक्शन और इतना मार्किंग किया, खैर ये इसी के लिए किया। बाकी का जो डिस्कशन है वो हम लोग फिजिकल